बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ महफूज और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर सीरा सदफ अकबर है और मैं हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर वर्किंग करती हूँ। हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से आजकल हम लोग आप लोग के लिए मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से और मुख्तलिफ जैसे कोविड-19 की उसमें सिचुएशन में हम लोग का हाइपरटेंशन के ऊपर, डायबिटीज के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से हम लोगों ने इन सब जो है उस पर जो है मौजूआत पर बात की। तो आप लोग के हमें फीडबैक भी जो है मौसूल हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास एक बहुत बहुत सारे लोगों ने जो है लेसिक के हवाले से भी जो है हमसे सब सवालात किए कि लेसिक सर्जरी क्या है, वो हमें कब करवानी चाहिए, इसमें एज फैक्टर क्या है। तो इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमारे पास जो आज एक शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हाशमानी हॉस्पिटल के रूह रवा एंड फाउंडर ऑफ हाशमानी हॉस्पिटल जनाब डॉक्टर शरीफ हाशमानी, जो आज हमारे पास मुख्तलिफ हमारे आंखों के हवाले से और जो हमारे पास लेसिक सर्जरी के हवाले से जो आपके सवालात हैं उन सब का हमें जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। सर आप थोड़ा सा जो है हम लोग आप जो है जानना चाहेंगे कि हाशमानी हॉस्पिटल के बारे में कि कैसे ये आपका ये सफर स्टार्ट हुआ, जो माशाल्लाह से आज हमारे पास इतनी सारी हम लोग ब्रांचेस हैं कि हम लोगों ने अब जो है हमारे पास हालिया हमने जो है पाकिस्तान में पहली बार एक शॉपिंग मॉल में अपने जो है इसका हमने आगाज किया। तो ये आपका ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरीके से हमने इसको जो है किया, तो जो है थोड़ा सा आप जो है हमारे देखने वालों को इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी, पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदफ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और इससे मेरी बहुत पुरानी यादें और पूरा जो रास्ता जो मैंने तय किया इतने सालों का वो मेरे सामने उजागर हुआ है। पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों का जो मुझे देख रहे हैं मैं माजरत करूंगा कि हम जो टाइम था उस टाइम से हम थोड़ा सा डिले हुए हैं। इसकी कुछ टेक्निकल रीजंस थी और एक डॉक्टर की ज़िंदगी जैसे आपको पता है कि वो मसरूफियत में ही गुजरती है। तो ऐसा ही कुछ मसला आज आन पड़ा था जिसकी वजह से हम देर थोड़ी सी हुई। बहरहाल अब हम आते हैं सैयदा सदफ साहिबा के क्वेश्चंस पर। तो हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल अब ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हो गया है। जब हमने शुरू किया था तो दैट वाज जस्ट हाशमानीज हॉस्पिटल और ये सफ़र हमने शुरू किया तकरीबन 1981 में और ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता तय करते करते माशाल्लाह। लेकिन असल जो काम की बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस सारी जद्दोजहद के पीछे जो मेरा ख़ुद का जो एक एम था, जो मकसद था, वो ये था कि पाकिस्तान में हर वो टेक्नोलॉजी हम मुतारिफ़ कराएं जिसके जो दुनिया में अवेलेबल है और हम मतलब कहीं पर भी, क्योंकि हम जब बाहर जाते थे पहले और उनको जो जो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे तो बाद औक़ात हमें अपनी कमाईगी का एहसास होता था और हमें लगता था कि हम इनसे पीछे हैं। तो उस एहसास ने मुझे ये फोर्स किया कि मैं आगे बढ़ूं और हर वो चीज़ यहाँ पर लेकर आऊँ जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो अल्लाह के फजल से अल्लाह के बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आज माशाअल्लाह से पाकिस्तान में हम हर वो आय के शोबे में हर वो चीज़ यहाँ पर लेकर आ चुके हैं जो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में हो सकती है, जिसमें आप मोतिया के ऑपरेशन से लेकर और आप अगर ले लें लेसिक, जैसे कि सैयदा सदफ ने कहा, वो लेसिक तक हमारे पास हैं। अच्छा, अब जो काम की बात है वो ये है कि मोतिया का ऑपरेशन जो है ये पहले एक टाँके वाले ऑपरेशन होते थे और फिर इसके बाद फिर फेकोएमल्सिफिकेशन आई, जैसे हम कहते हैं की होल सर्जरी, या जिसमें अल्ट्रासाउंड। फेकोएमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से मोतिया को तोड़ते हैं और फिर उसको सक करते हैं और फिर उसकी जगह पर एक लेंस डाल देते हैं। लेकिन हमने इससे एक स्टेप और आगे लिया। वो स्टेप ये है कि हम लेज़र से, यानी फेमटो लेज़र से हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं और इसे कहते हैं फ्लैक्स, यानी कि फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। और ये दुनिया में बहुत ही कम ममालिक में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है
और इससे यह है कि आप आपकी आंख भी महफूज रहती है और आपकी रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आते हैं और आपको बहुत अच्छा नज़र आता है। कहने का मकसद ये है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल हमारे पास है, एंड बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े अल्लाह ताला के सामने बड़े हम्बली मैं बताऊं कि ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी सिर्फ आशवानी हॉस्पिटल के पास है। तो ये इस प्री अच्छा इसके इसके अलावा जब आप लेसिक की तरफ जाते हैं तो लेसिक के हमारे पास 3 मशीन्स हैं, और लेसिक न सिर्फ ये कि मैनुअल लेसिक जिसे हम माइक्रो कैरेटोम लेसिक कहते हैं वो अवेलेबल है, बल्कि फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट फेमटो लेज़र भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सारा काम लेज़र के ज़रिए ही होता है। और इसमें फिर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें हम कॉन्टूरा विजन या आपका टोपो गाइडेड लेसिक कहते हैं। अब टोपो गाइडेड लेसिक और जो माइक्रो कैरेटोम लेसिक है उसमें काफ़ी फ़र्क है, और हम ये सारा बताने का मकसद ये है कि आपके जहन में ये बातें आ जाएं कि ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और जैसे जैसे आप सवालात करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और सदफ आप अब आगे चल सकती हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। सर हमारे पास जो है मुख्तलिफ लोगों ने जो है कुछ सवालात हमसे जो है पूछे हैं, और हमारे पास अभी भी जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमसे जो है लोगों ने सवालात पूछे हैं उसका ये कि पहला सवाल तो लोगों ने ये बहुत बार लोगों ने हमसे पूछा है कि लेसिक सर्जरी क्या है, और लेसिक सर्जरी और रिफ्रैक्टिव सर्जरी में जो है क्या फर्क होता है बेसिक। ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है। पहले हम बात करें रिफ्रैक्टिव सर्जरी की। रिफ्रैक्टिव सर्जरी का मतलब ये है कि कोई भी मरीज जो ये चाहता है कि वो चश्मा पहनता है, चाहे वो दूर का चश्मा हो या पास का चश्मा हो, अगर वो ये चाहता है कि वो अपने चश्मा के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारे तो वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी करा सकता है। वेदर वो चश्मा पहनता है उसकी वजह मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, यानी कि दूर की नज़र ख़राब है, पास की नज़र ख़राब है, या और कोई भी उम्र हो, तो ये इसका हम लेज़र कोई भी एक सर्जरी करके और हम उसका नंबर ख़त्म कर देते हैं। इसको हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं। जब हम किसी का चश्मा उतारने के लिए काली पुतली जो आपकी है और उसके ये काली पुतली इसको हम कहते हैं इस पार्ट को, और अगर इस पार्ट पर हम कोई काम करते हैं एक फ्लैप बनाकर और फिर लेज़र करते हैं तो हम उसको लेसिक कहते हैं। तो लेसिक में और लेसिक में और रिफ्रैक्टिव सर्जरी में फ़र्क यह है कि लेसिक इस पार्ट पर की जाती है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी पूरी आँख में कहीं भी आप कोई भी प्रोसीजर करके और आप नंबर ख़त्म कर सकते हैं। जी जी सर, इसके बाद जो हमारे पास एक बहुत लोगों ने सबने जो एक सवाल पूछा है कि जैसे हम लेसिक सर्जरी अगर कोई करवाता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट होता है जो हमें कुछ अरसे बाद या कई सालों बाद ये अगर हम वो हमें जाहिर हो, तो इसके जो है। और इसमें एक और सवाल से ये है कि इसमें जो है कोई उम्र का भी अमल दखल होता है कि किस उम्र के लोगों को जो है लेसिक सर्जरी करवानी चाहिए, और किस किस उम्र के किन किन यानी कि किन लोगों को जो है लेसिक सर्जरी सूट नहीं करेगी और नहीं उन लोगों को जो है करवानी चाहिए। देखिए, ये आपका एक सवाल नहीं है, ये मुख्तलिफ सवालात का एक जमघटा है, और मैं सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और बड़ा अच्छा सवाल ये लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या लेसिक के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं। तो पहले मैं एक बता दूँ बात कि लेसिक जो है ये एक सिंपल प्रोसीजर नहीं है। लेसिक के लिए हम हर मरीज़ जो हमारे पास आता है मैं उसको उस वक्त तक नहीं देखता और उसके बारे में मशवरा नहीं देता जब तक कि उसने टोपोग्राफी नहीं कराई। ये है टोपोग्राफी, ये आपकी आँख की काली पुतली का सारा वो इवेल्युएट करके हमें ये दे देती है। और ये एक 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आपके काली पुतली के 4 मुख्तलिफ जावियों से इन्होंने काली पुतली को इवेल्युएट किया है, और ये 6 तस्वीरें और हैं। तो ये जब तक ये 2 तस्वीरें एक आँख की ये सारी तस्वीरें नहीं होंगी, जिसे हम टोपोग्राफी कहते हैं, हम आपको मशवरा नहीं दे सकते। तो हमारे पास जो भी मरीज मशवरे के लिए आता है तो हम उससे पहले ही कहते हैं कि वो टोपोग्राफी कराए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि टोपोग्राफी बेस्ड हम तकरीबन 10 से 12% लोग हैं जिसको हम मना करते हैं कि आप लेसिक नहीं करा सकते। तो इसके बगैर हम कर ही नहीं सकते। तो 10% लोग ऐसे हैं जिनकी टोपोग्राफी जो है वो नॉर्मल नहीं होती, तो हम कहते हैं कि आप अपना लेसिक न कराएं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब लेसिक हो गया
तो जो ये बात मैं समझा दूं, जो आपने पूछा कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, यस, लेसिक नहीं, कोई भी प्रोसीजर आप करेंगे, इवन हवाई जहाज में भी हम जाते हैं या ट्रेन के सफ़र में भी करते हैं, तो हर उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लेसिक के भी साइड इफेक्ट हैं, और अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको 1000 साइड इफेक्ट मिलेंगे जो दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ हुए हैं, ठीक है। ये लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे साइड इफेक्ट्स आपके साथ हों। तो जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं जिसके लिए मैं अपने मरीजों को बताता हूँ, सबसे पहला जो मेजर साइड इफेक्ट है वो ये है कि आपके ड्राई आइज हो जाती हैं, यानी आपकी आंखें खुश्क हो जाती हैं। तो ये लेसिक प्रोसीजर आपकी आंखों को, क्योंकि हम नर्व स्टार्ट देते हैं उसमें, तो उसकी वजह से आपको आपको ये जो आंसू आना कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो आंसू आना कम हो जाते हैं उसके लिए हम ड्राई आई ट्रीटमेंट करते हैं, और 3 महीने के बाद आप आपकी पहली वाली लेवल पर आ जाते हैं, जिस लेवल पर आपने लेसिक सर्जरी कराई थी उस वक्त जो आपकी आंखों की कंडीशन थी ड्राई आइज के मुतालिक, वो आप वापस अचीव कर लेते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि नाइट विजन प्रॉब्लम्स होते हैं। नाइट विजन प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि आपको लाइट जो है बड़ी फैली हुई नज़र आ सकती है, आपको स्मजिंग लाइट में हो सकती है, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आप यू गेट यूज टू इट विद टाइम। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया यू गेट यूज टू इट, का मतलब ये है कि आप फिर उसको समझौता कर लेते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों को न करने के लिए, या ये चीज़ें आपके साथ न हों, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप कॉन्टूरा विजन या टोपो गाइडेड लेसिक कराएं। टोपो गाइडेड लेसिक में ये होता है कि आपका ड्राइनेस भी कम होती है और आपकी रात की जो मैंने कहा नाइट विजन प्रॉब्लम्स, वो भी नहीं होते। तो ये दो चीज़ें हैं जो जिसके लिए आप लेसिक करा सकते हैं, यानी टोपो गाइडेड या कॉन्टूरा विजन करा सकते हैं, तो आपके नाइट विजन प्रॉब्लम भी नहीं होंगे और आपको ड्राई आइज का भी प्रॉब्लम कम रहेगा। जी जी सर, इसमें हमारे पास अभी जो कुछ सवालात इसमें हमारे पास आ रहे हैं कि लेसिक सर्जरी जो है करवाने से ये जो इसमें जो है कितना वक्त दरकार होता है, और ऑपरेशन के कितने अरसे बाद तक जो है मरीज को हॉस्पिटल में जो है स्टे करना पड़ेगा। जी मैं समझ गया। लेसिक प्रोसीजर जो है इटसेल्फ तकरीबन 10 से 12 मिनट का है, और जब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं उसमें तकरीबन आप समझिए 10 मिनट लगते हैं दोनों आंखों पर। मरीज का ताउन हमें सिर्फ 10 सेकंड के लिए दरकार होता है, जिसमें हम उनसे कहते हैं कि आप एक ग्रीन लाइट को फोकस करें और हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। और हम फिर ऑपरेशन के बाद मरीज से कहते हैं कि घर जाए और 6 घंटे तक दोनों आंखें बंद रखें। 6 घंटे आंखें बंद रखनी है, दवाएं जो हम बताते हैं वो डालते रहनी है। 6 घंटे के बाद वो मरीज अपनी आंखें खोलकर अगर रात में शादी में अटेंड करना चाहता है या कहीं भी जाना चाहता है वो जा सकता है। तो ये बड़ा शॉर्ट प्रोसीजर है, लेकिन असल में इस प्रोसीजर के पहले जो प्री लेसिक जो 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 इवेल्युएशन है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि आपके चश्मे का नंबर एग्जैक्ट निकाला जाए, क्योंकि जो चश्मा आप पहनते हैं एग्जैक्टली वही हम ट्रीटमेंट करेंगे वहाँ पर थिएटर के अंदर, और आप जो चश्मे से देखते हैं वो बगैर चश्मे के देखने लगेंगे। फिर ये कि प्री ऑपरेटिवली आपको टोपोग्राफी जैसे मैंने कहा वो करवानी है। तो ये सारे प्रोसीजर इटसेल्फ टेक्स जस्ट 10 मिनट्स, लेकिन प्रोसीजर के पहले के सारे लवाजमात हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जी सर, लेसिक सर्जरी जिस इंसान ने करवाई है उसके बाद उसको किन किन जो है कॉम्प्लिकेशन से गुजरने के इम्कानात हो सकते हैं, कि आगे फर्दर वो कुछ अरसे बाद जो है उसकी कोई फर्दर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। देखिए, अगर आपकी टोपोग्राफी ठीक है और आपने बिल्कुल सही इवेल्युएशन करवाने के बाद लेसिक सर्जरी कराई है, तो इंशाल्लाह ताला कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताया, ड्राई आइज और नाइट विजन प्रॉब्लम, ये तो होती हैं। एक्सक्यूज मी। लेकिन इसके अलावा ये है कि कुछ लोगों को, यानी कि लेस देन 1% के कुछ नंबर वापस आ सकता है, तो उस वजह से 0.75 0.11 नंबर आ जाता है। हम उनको एनहांसमेंट कर सकते हैं, यानी उनको दोबारा लेजर करके उनका नंबर खत्म कर दें। ये चीज़ हो सकती है, दिस इज नॉट, वी डोंट कंसीडर दिस एज ए कॉम्प्लिकेशन। सर, अभी हमारे पास एक सवाल और ये आया है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, क्या उनके लिए लेसिक सर्जरी करवाना पॉसिबल है? उनके लिए तो कोई ये इसमें कोई ऐसी खतरे वाली बात तो नहीं है? क्योंकि सर प्रेगनेंसी के दौरान आपके हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं पूरी बॉडी में, तो हम इनको मना करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो न कराएं, और जब दूध पिलाने वाली माएँ भी
वो उनको उस दौरान रिनोव करें, जब दूध पिलाना बंद हो जाए उसके बाद फिर ये लेसिक करा सकते हैं। तो लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज, उन दोनों को मना करते हैं। सही है सर। सर हमारे पास ये भी एक और सवाल ये आया है कि टोपो एंड फेम्टो लासिक में जो है क्या क्या फर्क होता है? बड़ा अच्छा सवाल है, और उसमें फ़र्क ये है कि फेम्टो लेज़र या मैनुअल लेज़र जिसे हम कहते हैं, जैसे माइक्रो केरेटोम यूज होता है जिसमें मैनुअली फ्लैप बनाया जाता है, उसमें और फेम्टो लेज़र में फ़र्क ये है कि फेम्टो लेज़र में सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हमने लेज़र से करनी है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। माइक्रो केरेटोम लेज़र में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें वो फिनिशी नहीं आती, वो खूबसूरती नहीं आती, और वो रिजल्ट अच्छे नहीं आते। लेकिन फेम्टो लेज़र में आप 100% अच्छे रिजल्ट आते हैं। फिर दूसरी जो वैरायटी है जैसे हम कहते हैं कॉन्टूरा विजन या टोपो गाइडेड लेसिक, उसमें और फेम्टो लेज़र में फ़र्क ये है कि फेम्टो लेज़र और ये बल्कि टोपो गाइडेड लेसिक या कंटूरा विजन ये फेम्टो लेसिक ही की एक आला शक्ल है, ठीक है। लेकिन फेम्टो लेसिक में हम आपके चश्मे से जो नज़र आता है वो बगैर चश्मे के नज़र आए उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। हमें आपकी क्वालिटी ऑफ विजन से कोई मतलब नहीं होता, हम चाहते हैं कि जो चश्मे से आप देखते हैं वो बगैर चश्मे के देखें। जहाँ तक कंटूरा विजन का ताल्लुक है या फेम्टो ये टोपो गाइडेड लेसिक का ताल्लुक है, उसमें हम आपके कॉर्निया को बहुत ही अच्छी तरह इवेल्युएट कंप्यूटर खुद करता है, और उसमें जो खराबियां हैं उन सारी खराबियों को दूर करता है। तो उसकी वजह से न सिर्फ ये कि आप चश्मे जैसा देखते हैं, बल्कि क्वालिटी आपकी नज़र की बहुत बेहतर हो जाती है। उसका फ़र्क से ऐसे ही है जैसे कि आपका आपका HD टीवी, हाई डेफिनेशन टीवी जो होते हैं वो, और आपके नॉर्मल टीवी में जो फ़र्क होता है कि क्वालिटी, कलर की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है, रात में नज़र बड़ा अच्छा आता है, नाइट विजन प्रॉब्लम कम से कम हो जाते हैं। तो ये फ़र्क आता है, ये दोनों में फ़र्क है कि पहली वाली जो फेम्टो लेज़र है उसमें हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो चश्मे से आप देखते हैं वो बगैर चश्मे के देखें। लेकिन टोपो गाइडेड लेसिक या कंटूरा विजन में हम चाहते हैं कि आप इससे भी बेहतर देखें, मतलब क्वालिटी आपकी नज़र की बहुत अच्छी हो जाए। जी सर हमारे ये हैं जिन्होंने हमें फेसबुक पेज पे ज्वाइन किया हुआ है, अर्जुमन फारूक साहब। इन्होंने पूछा है जी। कि हाई नंबर्स की वजह से अगर हम लेसिक ना हो सके तो अगर हम आई सर्जरी की तरफ जा रहे हैं तो उसका जो है क्या तरीका है, और ये कितना जो है रिलायबल होता है ये वाला प्रोसेस? अर्जुमन, जो आपके सवाल को मैं समझा हूँ वो ये है कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि आपका आई नंबर है तो आप लेसिक नहीं करा सकते, तो आप आई सर्जरी यानी कि आप अपने लेंस को निकाल कर दूसरा लेंस लगवा लेंगे। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपकी आँख की साइज़ सही है तो मैं आपको एक और चीज़ ऑफर करता हूँ कि हम आपकी आँख के अंदर एक और लेंस डाल दें। इसे कहते हैं हम फेकिक लेंसेज एडिशनल लेंस, यानी कि आपकी आँख के अंदर अल्लाह ताला ने एक लेंस दिया हुआ है, उसको हम नहीं निकाल रहे। जैसे मोतिया के ऑपरेशन में होता है कि हम आपका वो मोतिया जो है वो आपकी आँख के अंदर लेंस है जिसको हम निकाल कर दूसरा लेंस डाल देते हैं। में फेकिक लेंसेज में हम आपकी आँख के अंदर कुछ निकालते नहीं है, बल्कि एक और लेंस की एडिशन करते हैं। जैसे आप कॉन्टैक्ट लेंस आँख के ऊपर लगाते हैं, इसी तरह ये कॉन्टैक्ट लेंस ही की तरह की लेंस है जिसको हम आँख के अंदर डाल देते हैं। और इसकी भी 2 वैराइटीज़ हैं कि एक पुतली के ऊपर टक किया जाता है और एक पुतली से पीछे लगाया जाता है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपकी आँख ठीक है बिल्कुल, तो उसमें हमें ये वाला प्रोसीजर, ये फेकिक लेंस डालना चाहिए, न कि ऑपरेशन कराना चाहिए कि आप पूरा लेंस निकलवा कर दूसरा लेंस डाल दें। ये प्रोसीजर भी होता है, लेकिन इससे बेहतर प्रोसीजर ये है कि फ्यूचर में जब आपको मोतिया होगा उस वक्त आप वो प्रोसीजर करा लीजिएगा कि वो लेंस निकाल कर दूसरा लेंस डलवा लीजिएगा। अभी क्योंकि आप यंग हैं तो इसमें आपको फेकिक लेंस की ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी। जी सर, हमारी एक और व्यूअर है लाइबा। उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर जब हम लेसिक इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल कलर लेंसेज जो होते हैं उनको अप्लाई करना पॉसिबल हो सकता है, या कोई उसके तो मजीद कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? लाइबा, हम पहले तो हम आपके लेंसेज, वेदर वो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं या नॉर्मल लेंसेज हैं, हम मना करते हैं कि आप लेंसेज न पहनें। नंबर एक, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। और हमने काफ़ी आंखें ज़ाया होते हुए देखी हैं कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से। तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज न पहनें। जब लेसिक हो गया तो इसके बाद लेंसेज की हम आपको
और ज़्यादा मना करते हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन अगर बहुत ही मजबूरी है और कुछ अर्से के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ घंटों के लिए, तो यस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लेसिक के तकरीबन 3 महीने के बाद। तो ये है जवाब कि आप 3 महीना जब हो जाए तो आप लेसिक के 3 महीने के बाद आप कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकती हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि न लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सर यहाँ पर एक और सवाल आया है मिस्टर कुणाल शर्मा की तरफ से कि अगर जैसे लेसिक करवा रहे हैं तो उसके बाद जो है कॉर्नियल एक्टेसिया की जो है के चांसेस हो सकते हैं हमें। कुणाल, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है बेटा आपने। एक्टेसिया के चांसेस बिल्कुल, ये जो टोपोग्राफी की जो मैंने जिक्र किया बेटा, वो जिक्र इसीलिए किया कि टोपोग्राफी से हम ये चीज़ें कि एक्टेसिया होगा या नहीं होगा उसको हम निकाल देते हैं। वो रिस्क फैक्टर्स जो भी हैं वो आपके टोपोग्राफी में पता चल जाते हैं। तो 99.9% एक्टेसिया के चांसेस नहीं होते अगर हमने सही तरह से एवेल्युएशन किया है। लेकिन यस, ये दिस इज नॉन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेसिक हो सकता है, लेकिन हम जैसे मैंने कहा कि अगर आपने इवेल्युएशन ऑफ टोपोग्राफी सही की है तो कोई वजह नहीं है कि एक्टेसिया हो। जी ठीक है सर। सर ये हमारे पास एक और सवाल आया कि अगर किसी का अगर फ्लैट कॉर्निया हो तो उसमें अगर इस यानी कि फ्लैट कॉर्निया की जो है इसमें सूरत हाल में लेसिक पॉसिबल हो सकता है। फ्लैट कॉर्निया कितना फ्लैट, मतलब आप किस किस कॉर्निया को फ्लैट कह रहे हैं? कुछ फ्लैट कॉर्निया ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी लेसिक हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फ्लैट कॉर्निया ऐसे हैं जिसमें हम कर सकते हैं। तो इनको मेरा मशवरा ये होगा कि अपनी टोपोग्राफी हमें ईमेल पर सेंड करें, हम उसको इवेल्युएट करके फिर आपको बता देंगे कि वजह हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ लोगों के जैसे सवालात अभी आ रहे हैं तो लोग अभी जो थोड़ा सा इसमें जो है लेसिक के हवाले से एज फैक्टर को लेके थोड़े से ज्यादा वो होते हैं कि अभी भी मेरे पास जो सवालात आ रहे हैं उसमें लोग पूछ रहे हैं कि अगर 50+ एज है तो उसके बाद हमें लेसिक करवाना चाहिए। तो सर एज को अगर अगर थोड़ा सा अगर वो आप थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता दें तो लोगों के जहन से जो है ये वाली कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू प्रोसीजर है, मतलब ये तकरीबन 20 साल से लेसिक शुरू हुआ है। तो शुरू में ये काफ़ी वो था कि इसके एज का काफ़ी जिक्र रहा, लेकिन मैंने अपने एक पेशेंट है जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर थी, इनकी दोनों आंखों का उस लेडीज़ की लेसिक किया है, जिनको कि मोतिया के ऑपरेशन के बाद नंबर्स आए थे काफ़ी ज़्यादा, और दोनों आंखों में नंबर में फ़र्क था, तो उनका मैंने लेसिक किया है। तो यस, किसी भी एज में हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन पर्पज़ आपका क्या है? जैसे मैंने जिक्र किया कि जिस खातून जिनका कि हमने लेसिक किया, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर थी, उनका इसलिए लेसिक किया तो उनकी दोनों आंखों में मोतिया का ऑपरेशन हो गया था, और इनकी दोनों आंखों में जारी रखें। जी सर। अच्छा, तो दोनों आंखों में नंबर्स थे, आगे पीछे नंबर्स थे, और मरी खातून जो थी वो परेशान हो रही थी कि उनको सही नज़र नहीं आ रहा, तो उनको हमने ऑपरेशन किया, लेसिक किया, और उनकी नज़र ठीक हो गई और बड़ी खुश हैं। तो कम से कम उम्र तो फिक्स है कि आप 18 साल से नीचे नहीं कराना चाहिए, 18 साल से ऊपर हमें करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की कोई कैद नहीं है। असल जो कैद का मसला आया है वो ये है, और जो जो मिस इंटरप्रिटेशन हुई है लोगों में, वो ये है कि आप जब लेसिक कराते हैं तो 20 और 40 के दरमियान जब आप लेसिक कराते हैं तो आपकी दूर की नज़र भी ठीक होती है, और क्योंकि आप यंग हैं तो आपकी आंखों के अंदर अकोमोडेशन भी होता है, तो उसमें आपकी नज़दीक की नज़र भी ठीक हो जाती है। लेकिन जब आप लेसिक 40 साल के बाद कराते हैं तो आपकी दूर की नज़र तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन आपकी नज़दीक की नज़र ख़राब हो जाती है। उसकी वजह यह है कि अकोमोडेशन फैक्टर आपका, जैसे एक नॉर्मल आदमी जिसने कभी कोई चश्मा नहीं पहना, वो लेसिक कराए या ना कराए, उसकी उम्र 40 साल की जब होती है तो उसको नज़दीक का चश्मा आता है। एग्जैक्टली यही चीज़ लेसिक के बाद होती है कि हम आपकी आंखों को नॉर्मल कर देते हैं। जब आप 38 साल या 40 साल के करीब पहुंचते हैं तो आपके नज़दीक में चश्मा आता है। इसलिए लोगों ने इसको एक गलतफहमी पैदा हुई कि 40 के बाद इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आई डू रिकमेंड दिस लेसिक एट एनी एज। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई 50 साल का बंदा है और उसका -5 है, तो हम उसको ये कहते हैं कि आप अपना 4 नंबर निकाल लें, 1 नंबर रहने दें, उससे आपको नज़दीक में नज़र अच्छा आएगा। तो 4 नंबर जब निकल जाता है तो उसकी नज़र दूर की सारे घर के काम, बाहर आना जाना, ये सारा इसका बगैर चश्मे को हो जाता है।
और क्योंकि -1 नंबर है तो उसकी वजह से वो नज़दीक भी अच्छा दिख लेता है। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस, जैसे मरीज से मरीज हम खुद इवेल्युएट करते हैं, लेकिन ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि ये एक ख़ास उम्र तक ही होता है। सारी उम्र में हम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी नीड क्या है। जी सर, हमारे पास एक सवाल किया है हमारे व्यूअर ने, कुणाल शर्मा। उन्होंने हमसे ये पूछा है कि बहुत से लोगों को जो है लेसिक के बाद ड्राई आइज की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर लोगों को जो है लेसिक के बाद ड्राई आइज की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वो किस तरीके से मैनेज करें, और वो कितने अरसे तक ये प्रॉब्लम उनके साथ रहेगी। कुणाल, आपने एक दूसरा सवाल मुझसे पूछा है, पहले भी आपने एक सवाल मुझसे पूछा, मैंने जवाब उसका आपको दिया एक्टेजिया के बारे में। इसका मतलब ये है कि आप लेसी के मुतालिक अच्छा खासा माशाल्लाह जानते हैं। वेरी गुड, आपका सवाल अच्छा है और ये सवाल आप जो कर रहे हैं उसका मैं जवाब भी दे रहा हूँ। उससे ये होगा कि आपके सवालात की वजह से आम लोग जो हैं, जो सुन रहे हैं मेरा ये प्रोग्राम और देख रहे हैं, उनको ये फ़ायदा होगा कि वो इससे वो करें। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, सबसे पहला जो मैंने जो दो बातें आपसे पहले कही कि इवेल्युएशन ऑफ लेसिक, लेसिक से पहले आप हर मरीज की इवेल्युएशन होनी चाहिए। तो इवेल्युएशन में टोपोग्राफी सबसे पहला अमल है जिसमें हमें करना है। नंबर 2 है, उसको इवेल्युएशन करना है कि उसको कहीं ड्राई आई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर ड्राई आई प्रॉब्लम है तो ड्राई आई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने उसको, अगर ड्राई आई प्रॉब्लम है तो पहले उसको ट्रीट करना है और इसके बाद हमें ऑपरेशन करना है लेसिक का, ताकि उसको प्रॉब्लम हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जैसे नॉर्मल जो मरीज होते हैं जिनको ड्राई आई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको भी आंखें ड्राई हो जाती हैं, तो उसको हम कम से कम 3 महीने तक साइक्लोस्पोरिन ड्रॉप्स और आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, और वो 3 महीने के बाद वो छोड़ देते हैं और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन कुछ मरीज हैं जिनको लॉन्ग टाइम हमें ये आर्टिफिशियल टीयर्स देने पड़ते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात ये है कि पहले ऑपरेशन से पहले ही ड्राई आई इवेल्युएशन करें, और ये जो वो सिस्टम है, ये हम हशमानीस अस्पताल में हम लोग इवेल्युएशन कराते हैं, जिसके लिए एक स्पेशल मशीन है जो ड्राई आई प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट करती है। ये भी एक नई मशीन है जो जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम जगह पर होगी। तो जो भी लेसिक के मुतालिक सुन रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि ड्राई आई इवेल्युएशन आप अपना आयुष्मानिस अस्पताल से कराएं, इसके बाद लेसिक कराएं। इसलिए कि अगर आपने लेसिक कराया, जैसे कुणाल पूछ रहे हैं मुझसे कि ड्राई आई के ट्रीटमेंट से पहले हमें प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन अगर हो गई तो हम उन पेशेंट को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, उनको पहले ही मना कर देंगे या उनको पहले ही ट्रीटमेंट कर देंगे। जी सर, हमें सारा आफाक ने हमें एक सवाल भेजा है कि जो लेसिक के सर्जरी होती है, कुछ लोगों को जैसे थायराइड का इशू होता है, पैराथायराइड हो, तो उसमें जो है लेसिक के सर्जरी करवाना उनके लिए कोई जो है आगे जाकर प्रॉब्लम्स तो नहीं उनको फेस करनी होंगी। थायराइड आपका कंट्रोल है और आपकी आंखें बाहर नहीं आई हुई, नॉर्मल आंखें हैं और आपका थायराइड कंट्रोल है, यस हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही मैंने कहा कि प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन ज़रूरी है और प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन में सारी बातें आ जाती हैं। तो बिल्कुल थायराइड के मरीज में हम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस टाइप का थायराइड है और क्या दवा खा रहा है। और प्रोग्रेसिव थायराइड तो नहीं है कि जिसमें आपका दवा से कंट्रोल नहीं आया हुआ, तो उस, लेकिन हम कर सकते हैं। जी सर, एक और सवाल जो काफी सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि किन लोगों को जो है लेसिक सर्जरी नहीं नहीं करवानी चाहिए, कि जिनको हम आप लोग जो है रिकमेंड नहीं करते हैं, कि उनके लिए बिल्कुल भी जो है लेसिक सर्जरी सूटेबल नहीं है। अच्छा सवाल है ये भी, जो मैंने पहले भी कहा कि प्री लेसिक इवेल्युएशन, तो उसमें यह है कि सबसे पहला ड्राई आई अगर किसी को है और हमें लगता है कि ड्राई आई काफ़ी सीवियर है, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके अगर टोपोग्राफी में कोई कोई ऐसी मार्कर्स हैं कि हमें लगता है कि अगर हम ऑपरेशन कर देंगे और एक्टेजिया हो जाएगा, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। तो ये मार्कर्स हमें मिल जाते हैं टोपोग्राफी में, अगर कुछ मार्कर्स ऐसे हैं जिसकी बेसिस पर हम मना करते हैं, और ड्राई आई अगर हैं तो हम मना करते हैं कि नहीं करेंगे। तो ये कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, फिर लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, तो उनको मना करते हैं। सर, हमारी एक व्यूअर है फातिमा रजा। उन्होंने हमसे पूछा है कि जो है फेमटो के भी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आगे जाकर हमें नजर आए।
फेम्टो पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में दूं तो बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए कि फेम्टो लेसिक हम करेंगे ही उस वक्त, या कोई भी लेसिक हम करेंगे ही उस वक्त जब हमें ये प्री ऑपरेटिव इवेल्यूएशन हम कर चुके हैं, तो हमने ड्राई आइज को एक्सक्लूड कर दिया और हमने टोपोग्राफी एक्सक्लूड कर दिए, तो फिर उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये आपको बताते चलूँ कि ये तकरीबन हम 15 साल से कर रहे हैं, 16 साल से हशमानिज अस्पताल में फेम्टो लेसिक, और माशाल्लाह अब तक अभी तक कोई बिकॉज ऑफ फेम्टोलेसिक कोई साइड इफेक्ट नज़र में नहीं आया। और मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ कि दुनिया में भी कोई ऐसे साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ फेम्टोलेसिक नहीं हुआ। जी सर, अगर कोई मरीज ऐसा हो जिसके -8 एंड -9 विद सिलेंड्रिकल -3 उनका आई का वो हो, तो उनको जो है कौन सा जो है प्रोसीजर आप रिकमेंड करेंगे जो उनके लिए जो है वो हो कि उनकी आईज के लिए जो है इम्प्रूवमेंट का बायस है? पहले तो व्यूअर्स को मैं ये बताता चलूँ कि सारा आपका प्रोसीजर्स जो हैं ये आपके टोपोग्राफी बेस्ड प्रोसीजर्स हैं। अगर बाज़ मरीजों की टोपोग्राफी इतनी अच्छी होती है कि हम -11 तक -10 तक नंबर्स निकाल सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं, और बाज़ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी टोपोग्राफी इतनी ख़राब होती है कि -1 नंबर भी नहीं निकाल सकते। तो जो आपने सवाल पूछा कि जिनके 8 या 9 नंबर है माइनस, उनको क्या प्रोसीजर करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन टोपोग्राफी। अगर टोपोग्राफी बिल्कुल ठीक है तो हमें लेसिक करना चाहिए, नथिंग एल्स। क्योंकि लेसिक जो है वो इंटरवेंशनल प्रोसीजर नहीं है, आँख के बाहर हम सर्जरी करते हैं। और अगर उनकी टोपोग्राफी सही नहीं है और वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लेसिक करना, तो फिर उसमें हम इंट्राओक्यूलर लेंस, जैसे मैंने कहा, फेकिक लेंसेज डालते हैं, और उससे एडिशनल लेंस जिसको हम कहते हैं वो डालते हैं, और उनका हम नंबर ख़त्म कर देते हैं। अगर वो एडिशनल लेंस के भी काबिल नहीं है कि वो नहीं कर सकते, तो फिर तीसरा प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं RLE, यानी रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, कि उनका आँख के अंदर जो लेंस अल्लाह ताला ने दिया है वो हम निकाल देते हैं, और एक दूसरा लेंस हम आँख के अंदर डाल देते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस। तो ये 3 प्रोसीजर्स हैं, ये लेसिक हम करें पहले, नंबर 2 एडिशनल लेंस डाल दें, नंबर 3 RLE यानी कि वो लेंस एक्सचेंज करें। दोनों में फ़र्क यह है, लेंस एक्सचेंज में और RLE में, और आपका ये फेम्टोलेसिक, ये RLE में और एडिशनल लेंस में फ़र्क यह है कि एडिशनल लेंस में आपकी अकोमोडेशन कायम रहती है, नज़दीक की नज़र में तो फ़र्क नहीं आता, आप नज़दीक देख सकते हैं। लेकिन जब आप RLE कराते हैं यानी कि लेंस एक्सचेंज कराते हैं, तो उसमें आपकी नज़दीक की नज़र चली जाती है, सिर्फ दूर की नज़र ठीक होती है, नज़दीक में आपको चश्मा पहनना पड़ता है। तो RLE का मतलब यह है कि आपको नज़दीक में चश्मा पहनना पड़ेगा। फेकिक लेंस का मतलब यह है कि एक एडिशनल लेंस हम डालेंगे, उसमें आपकी अकोमोडेशन कायम रहेगी, ना आपको दूर का चश्मा पहनना पड़ेगा, ना पास का चश्मा पहनना पड़ेगा। और लेसिक जो है उसमें आपकी दूर की नज़र ठीक हो जाती है, नज़दीक की नज़र जैसे थी वैसी ही रहती है। जी सर, प्रिया अली हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर किसी की जो है टोपोग्राफी सही नहीं आती है, कि उनका जो है कोरोना जो उनका जो है कॉर्निया है वो उनका वीक है, तो उसमें जो है क्या उनको जो है सजेस्ट करेंगे कि वो जो है सजेशन नॉट नॉट टू गो फॉर फेम्टो, तो वो क्या जो है ट्रीटमेंट लें कि उनकी जो है वो ग्लासेस रिमूव हो जाए? इनको बिल्कुल भी ये लेसिक नहीं कराना चाहिए जब टोपोग्राफी इनकी ठीक नहीं है, तो लेसिक आउट ऑफ क्वेश्चन है। उनके लिए फिर वही 2 प्रोसीजर हैं, RLE कराएं या एडिशनल लेंस दिलवाएं, यानी फेकिक लेंसेज करवाएं। सर, हमारे पास जो है बहुत सारे जो है माशाल्लाह से आपके जो हमारे वो हैं कि जो लोग पूछ रहे हैं कि आप सर से पूछे हैं कि सर का जो है पिंडी का विजिट अब कब होगा, कि सर का जो है पिंडी का विजिट हुआ था तो हमारी सर से जो है मुलाकात हुई थी, तो अब आप सर जो है सर से पूछेंगे अब सर दोबारा कब जो है पिंडी का विजिट करेंगे? बेटा ये अब ये अनयूजुअल टाइम्स हैं, कोरोना इस वक्त फैला हुआ है। सफ़र हमने तकरीबन 1 साल तकरीबन हो गया बिल्कुल सफ़र नहीं किया, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये बस जल्दी इस मसले से जान छूटे, तो हम बिल्कुल सफ़र करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम बाकायदा फेसबुक पर ऐलान करेंगे कि हम आ रहे हैं, हम बिल्कुल मुलाकात करेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला। सर, इंशाल्लाह। हमारे पास एक और सवाल आया है कि प्लीज डिफाइन ICL सर्जरी अंडर GA एंड इट्स प्रोसीजर। जो मैंने फेकिक लेंसेज की बात की, ये ICL फेकिक लेंस का एक तरीका, एक पार्ट है
फेकिक लेंसेज जब हम बात करते हैं कि हम एडिशनल लेंस एक आँख के अंदर डालेंगे, तो ये एडिशनल लेंस है जो हम आँख के अंदर डालते हैं। तो फेकिक लेंसेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइरिस फिक्सेटेड फेकिक लेंस और एक होता है आपका पोस्टीरियर चैम्बर फेकिक लेंस जो ICL है। ICL में आपका जो अल्लाह ताला ने लेंस दिया है उस लेंस के आगे हम ये लेंस डालते हैं, यानी आपकी पुतली और लेंस के दरमियान जो जगह है उस जगह पर हम ये लेंस डाल देते हैं। उससे आपका जो नंबर है वो, अगर आपका नंबर अप टू, बल्कि आज ही मैंने एक ऑपरेशन किया है जिनका नंबर तकरीबन -18 दोनों आंखों में था और हमने उसमें ये लेंस डालकर 0 किया है। तो ये हम कर सकते हैं। फेकिक लेंस जो है वो आर्टिफ्लेक्स लेंसेज आते हैं जिसको हम आइरिस के ऊपर टक करते हैं, यानी ये आपकी आंख है, ये देख लीजिए, ये आंख है आपकी, ये कॉर्निया है। लेसिक जो है इसके ऊपर हम करते हैं। फेकिक लेंस जो है आंख के अंदर डालते हैं, यानी जो मैं आर्टिफ्लेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ वो हम आपके पुतली के ऊपर यहाँ चिपका देते हैं, इसको यानी टक कर देते हैं। और जो ICL है उस ICL को हम आपकी आंख के अंदर, ये पुतली के पीछे और आपके अल्लाह ताला ने जो लेंस दिया है उसके आगे, इन दोनों के दरमियान हम ये फिक्स करते हैं। तो ICL ये है। ICL से फ़ायदा ये है कि आपका सारा नंबर चला जाता है और ये उन मरीज़ों को दिया जाता है या उन मरीज़ों में ये ऑपरेशन किया जाता है जिनमें लेसिक नहीं हो सकता और जिसमें इनके पीछे आँख के अंदर इतनी जगह है कि हम ये लेंस डाल सकते हैं। तो ये प्रोसीजर अमूमन हम बेहोशी में ही करते हैं, क्योंकि ये जो मरीज़ इनको के लेंस डाला जाता है ये काफ़ी यंग होते हैं और ये आँख में इतनी बहुत जगह नहीं होती कि हम रिस्क ले सकें। अगर आँख मूवमेंट होती है तो इनको नुकसान हो सकता है, इसलिए मोस्टली हम ये अंडर बेहोशी करते हैं, लेकिन यस लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। जी सर, हमारी एक व्यूअर है फातिमा रजा, उन्होंने हमसे पूछा है कि इज देयर अ लिमिट टू नंबर्स, के हम जो है कितने इसमें जो है आफ्टर विच फेमटोलासिक इज प्रिफर्ड ओवर नॉर्मल लेसिक। नहीं, आप नंबर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी आँख के अंदर टोपोग्राफी ठीक है तो आप -1 से लेकर -11 तक नंबर से ख़त्म कर सकते हैं, फेमटोलेसिक से भी और नॉर्मल लेसिक से भी। लेकिन अगर आपकी टोपोग्राफी सही नहीं है तो -1 भी हम नहीं निकाल सकते। तो लेसिक तो आप मतलब आप कितनी आँख के अंदर खूबसूरती चाहती हैं उसके हिसाब से आपको लेसिक कराना है। फेमटोलेसिक एक नया प्रोसीजर है जिसमें आप कम से कम हमारी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम होती है, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप फेमटोलेसिक ही करवाएं। जी सर, ये हमारे एक व्यूअर है आसिफ जदून, उन्होंने हमसे पूछा है कि जो है कॉन्टोरा विजन आई सर्जरी एंड EPI कॉन्टोरा सर्जरी जो है वो क्या आप लोग जो है रिकमेंड कर रहे होते हैं, और क्या हमारे पास यानी हाशवानीज में हम लोग इसको जो है अप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल अप्लाई कर रहे हैं और तो हम हर मरीज को ये रिकमेंड करते हैं कि वो कंटूरा विजन ही कराए। कंटूरा का मतलब ये है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, कि नॉर्मल लेसिक में हम आपकी नज़र को चश्मे के बराबर करना चाहते हैं, कंटूरा में हम आपके नज़र को चश्मे से बेहतर करना चाहते हैं। मतलब क्वालिटी ऑफ नज़र चश्मे से बेहतर हो, आपको रात के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं नाइट विजन प्रॉब्लम वो कम से कम हो और आपकी ड्राइनेस कम से कम हो, इसके लिए हम कंटूरा करते हैं। तो यस बिल्कुल हम ये रिकमेंड करते हैं कि हम कंटूरा विजन आप कराएं, बिल्कुल। जी सर, हमारे पास एक जो है एक दिलचस्प क्वेश्चन मैं कहूंगी कि कायनात ने हमसे ये पूछा है कि मैं जो है काफी टाइम से जो है ये लेसिक करवाने का सोच रही हूँ, लेकिन आई एम डॉक्टर, और उनको लोगों ने ये कहा है कि अगर वो लेसिक करवाएंगी तो फिर उनकी जो है ये सर्जरी जो है उनके उस पे जो है कैरियर में ये चीज हाइल होगी। तो उन्होंने ये हमसे पूछा है कि ये ऐसा ऐसा जो है पॉसिबल है क्या कि अगर मैं लेसिक करवाऊं तो मुझे आगे जाकर कोई जो है प्रॉब्लम फेस करनी होगी? इस वक्त हम जो लेसिक हर हफ्ते कर रहे हैं तो माशाल्लाह इसमें ज़्यादातर डॉक्टर्स ही आ रहे हैं हमारे पास। ये आपको ताज्जुब होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, गायनिकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है सर्जरी में। जब मैंने जैसे बताया आपको कि आप 38 ईयर्स तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 38 ईयर्स के बाद आपको नज़दीक का चश्मा आता है, वो नॉर्मल लाइफ में भी आएगा। तो यस, आप बिल्कुल कराएं, इससे कोई मसला नहीं है।
कंट्रोल लेसिक करा सकते हैं। सर जाहिद खान है, उन्होंने हमसे पूछा है कि कॉजेज ऑफ रिकरेंट ऑफ पावर आफ्टर लेसिक। अच्छा क्या सवाल, इसके? अच्छा सवाल है जाहिद खान। आपका जवाब ये है कि पहली बात कि नंबर अगर आ गया तो दो ही वजह हो सकती हैं कि या तो आपकी काली पुतली में कोई खराबी है या आपकी आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो दो वजह से नंबर आता है। जैसे जैसे कुणाल ने भी पहले पूछा था मुझसे कि एक्टेजिया के क्या चांस है। जब एक्टेजिया होगा तो नंबर आएगा। एक्टेजिया का मतलब है कॉर्निया जो है बढ़ना शुरू हुआ है, तो कॉर्निया में कोई खराबी हुई तो आपका नंबर आएगा। तो आप ये जो टोपोग्राफी करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमें, बल्कि लेसिक के बाद किसी को अगर नंबर आ रहा है तो हमने फ़ौरन टोपोग्राफी करके देखना है कि अल्लाह ना करे उसके तो कॉर्निया में तो खराबी नहीं है। नंबर वन। नंबर टू जो रीज़न है वो ये है कि अगर आपकी आँख के अंदर मोतिया की डेवलपमेंट शुरू होगी तो फिर नंबर आएगा। तो दो वजह तो ये हैं जो पैथोलॉजिकल रीजन हैं कि आपका कॉर्निया में खराबी है या आपका मोतिया शुरू हुआ है और आपकी आँख के अंदर नंबर आ रहा है। तीसरी वजह यह है कि रिग्रेशन, रिग्रेशन हो सकता है कि कुछ नंबर आपका कुछ लोगों में 2-4 साल 5 साल के बाद कुछ नंबर यानी कि आधा पौना 1 नंबर तक आ सकता है वापस। लेकिन ये नॉर्मल है, ये किसी को भी हो सकता है, तो उसको हम रीडू कर सकते हैं यानी कि एनहांसमेंट कर सकते हैं। लेकिन 99% लोगों को नंबर दोबारा वापस नहीं आता। अच्छा, अब मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ जो व्यूअर्स है कि आप लेसिक जब कराते हैं और आपका नंबर कुछ भी है -2 से -8 -9 -1 जो भी है, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द डॉक्टर कि आपका जब लेसिक हो जाएगा या कंट्रोल लेसिक हो जाएगा या कंट्यूरा हो जाएगा तो आप बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो हो जाएंगे। नहीं पॉसिबल, एब्सोल्यूट जीरो कभी नहीं आएगा। आपका कंप्यूटर जो फोटोग्राफ या जहाँ चश्मे की दुकान पर जाते हैं, वो जब आपका कंप्यूटर चेक करता है आँख को तो वो नंबर देगा आपको 0.5 0.25। तो ये नहीं समझना कि ये डॉक्टर की गलती है या ये नंबर दोबारा आ गया है। ये नंबर रहेगा, कंप्यूटर ने कुछ ना कुछ नंबर देना है हमने। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये नहीं देखेंगे आप कि आपकी एक आंख दोनों आंखों से कंपेयर करेंगे। एक आंख बंद की और आपने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे इससे तो अच्छा नज़र आ रहा है, इससे अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी होगा, 19-20 का फ़र्क डेफिनेटली होता है। और आपको जब हम बात करते हैं कि आपकी नज़र 6/6 हो जाएगी तो दोनों आंखें खुली हुई और आप जब पढ़ेंगे तो आप 6/6 होंगे। तो ये जो कंपैरिजन करेंगे एक आंख बंद करके तो आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा कि आपका ये 19-20 का फ़र्क है, तो रहेगा, उसका कोई हल नहीं है। इसलिए कि ये सिर्फ आपकी मशीन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये आप पर भी डिपेंड करता है कि जब आप ऑपरेशन कराते हैं, जब आप लेसिक करा रहे होते हैं, उस वक्त आप एग्जैक्टली डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशन होती है कि आपको लाइट में देखना है, वो आप नहीं फॉलो करते और उसकी वजह से आपको बाद औक़ात के नंबर आता है। तो ये दिमाग में रखना है। आपको ये आपको ये रिजल्ट चाहिए कि आपका चश्मा न रहे और आपके रूटीन वर्क जो है वो बगैर चश्मे के हों। ज़ीरो की एक्सपेक्टेशन के साथ आप अगर जाते हैं तो यू आर वेरी डिफिकल्ट पेशेंट एंड यू कैन नॉट अचीव ज़ीरो। लेकिन यस, आपका नंबर सारा नंबर ख़त्म हो जाएगा और आप बगैर चश्मे के सब कुछ देखेंगे। जी। तो हमारे पास एक और सवाल आया है, मिस फहमीदा ने किया है कि जो नाइट विजन का इशू होता है उसका फेम्टो से कोई ताल्लुक होता है? फेम्टो से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप नाइट विजन प्रॉब्लम कम करना चाहते हैं, नाइट विजन प्रॉब्लम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लेसिक प्रोसीजर। तो ये तो दिमाग में आप रख लें कि नाइट विजन प्रॉब्लम्स जो होंगे आपको लेसिक के बाद, अगर आप चाहते हैं कि नाइट विजन प्रॉब्लम्स कम हो तो आपको कंटूरा विजन कराना है या आपको टोपो गाइडेड लेसिक कराना है। तो ये मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ये नाइट विजन प्रॉब्लम कम हो, डोंट एक्सपेक्ट कि जीरो हो जाए, जीरो नहीं होंगे। नाइट विजन प्रॉब्लम कंटूरा विजन में भी होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली जो नॉर्मल लेसिक या फेम्टो लेसिक के मुकाबले में कम होंगे। जी। सर हमारे एक व्यूअर है आसिफ जदून, उन्होंने ये पूछा है कि जो है कॉन्टोरा विजन जो होता है जो हम लेसिक सर्जरी में कर उसमें उसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या है, यानी किन उम्र के और किन लोगों को जो है ये चीज जो है करवा सकते हैं? खास वो नहीं है, आप किसी भी उम्र का बंदा ये करा सकता है और जो जिनको लेसिक किया जा सकता है उनको कंटूरा विजन भी किया जा सकता है, इसलिए कोई इसकी उम्र की कोई कैद नहीं है। अच्छा, सर एक और हमारे पास सवाल पूछा है मिस महानूर ने, उन्होंने कहा है कि उनकी मदर है, उनकी आई की
आई की जो है बिनाई मुकम्मल तौर पर यानी कि उनकी खत्म हो चुकी है। तो उनको जो है काफी अलग वो है कि जो है, तो उनको जो है कोई फायदा इसमें होगा कि अगर वो ये चीज नहीं, करवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है बेटा। महानूर, ये जो लेसिक सर्जरीज हैं या फेमटो लेसिक के जितने भी नाम आप सुन रहे हैं अभी, ये सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं कि आप चश्मा पहन रहे हैं और बगैर चश्मे के देखना चाहते हैं। ये इसे लोग कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम देते हैं, और अभी तक मैं खुद भी समझता था कि कॉस्मेटिक सर्जरी है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट कॉस्मेटिक सर्जरी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप्स वी टेक इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। कि आप कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनके नंबर -5 एंड अबव होते हैं, या -6 या -8 या -10, और वो बिल्कुल नहीं देख सकते चश्मे के बगैर। अगर आप चश्मा उतार दें तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं। तो और WHO की जो जो डेफिनेशन है कि आपके खास नज़र तक हम ब्लाइंड कहते हैं, तो ये -6 और -8 जो चश्मा पहनते हैं वो ब्लाइंड है बगैर चश्मे के। अल्लाह ना करे अगर किसी का चश्मा टूट जाता है तो वो तो ब्लाइंड हो गया बिल्कुल। तो इन लोगों को तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल अपना लेसिक कराएं और अपना आप ब्लाइंडनेस दूर करें अपनी। तो जो 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 बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी इसे कॉस्मेटिक प्रोसीजर कहती हैं, लेकिन मेरा हमेशा झगड़ा उनसे यही रहा है कि दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। अगर ये नंबर आपका -6 एंड अबव है या -5 एंड अबव है, तो दिस इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस इशू। तो इनको तो रिकमेंड मैं करता हूँ, और बल्कि मैं सारे जो 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 इंश्योरेंस कंपनी के मालिकान हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि टेक इट एज अ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस मेजर एंड डोंट टेक इट एज अ कॉस्मेटिक मेजर। जी। तो हमारे पास एक व्यूअर है मिस्टर शुजा। उन्होंने हमसे एक बहुत यानी कि एक दिलचस्प सवाल ये पूछा है कि अगर जैसे ब्लाइंडनेस किसी को हो जाती है तो आपके एज अ विजन में आपका आपका जो है इसमें नजरिया क्या है कि हमारे पास आगे फ्यूचर में जाकर ऐसे ऐसे हम कोई ट्रीटमेंट इसमें हासिल कर सकते हैं कि उनकी जो है ब्लाइंडनेस खत्म हो जाए? देखिए, डिपेंड करता है कि ब्लाइंडनेस किस वजह से है। और आजकल दुनिया में ऐसे प्रोसीजर्स अब अवेलेबल होने लगे हैं, जैसे आपने जीन थेरेपी का सुना होगा कि आप आँख के अंदर एक डोज डाल दें तो उससे आपकी नज़र कुछ बेहतर हो सकती है। तो ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, और ट्रांसप्लांटेशन भी कुछ केसेस में हुई है। तो इससे ये उम्मीद बंधी है कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला ऐसे प्रोसीजर्स दरियाफ्त होंगे जिसमें आपकी ये ब्लाइंडनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त सरे दस्त अभी कोई ऐसे कोई प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं है, सिवाय एक दो बीमारियों में उन्होंने जीन थेरेपी की है, लेकिन जीन थेरेपी वो भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, और उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, जो हम एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम कि आज आपने इतना हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया कि लोगों के जहनों में जो मुख्तलिफ इबाम थे, मुख्तलिफ इसके बारे में जो सवालात थे कि लेसिक सर्जरी क्या है, ये किन उम्र के लोगों को जो है करवानी चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और जो मुख्तलिफ इसके बारे में लोगों के जहन में बातें थी। आज उम्मीद है कि लोगों को जो है उन तमाम सवालात के जवाब मिले होंगे, और लोगों के जहन से जो लेसिक के बारे में एक वो है कि लेसिक बेसिकली क्या है, एक यानी कि लोगों के जहन में सर एक लेसिक के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो है कि भाई लेसिक हमें करवाना है नहीं करवाना है, क्या एज फैक्टर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने इतना हमें अपना टाइम दिया, और फिर आगे भी इंशाल्लाह ताला हम जो है इसके बारे में और भी जो सवालात होंगे वो हम जो है आगे अपने किसी आने वाले प्रोग्राम में उसको फिर एडअप करेंगे। सर अगर आप कुछ कुछ एंड में जो है कुछ कहना चाहें हमारे लोगों बिल्कुल से। कहना चाहूँगा। पहले तो मैं व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूँ कि आपने आज एक मुझे नया रास्ता दिखाया है, कि मुझे मेरे जहन में काफ़ी बातें आ रही हैं। आयुष्मान अस्पताल हमेशा, जैसे मैंने कहा, कि हम एक स्टेप आगे ही रहे हैं, कि हम कि जो भी इंस्ट्रूमेंट जैसे जो भी तरक्की दुनिया में होती है वो फ़ौरन हम पाकिस्तान ले आते हैं। और आज मुझे ये जो जो आपके सवालात और सुनकर मुझे लगा कि इसकी काफ़ी स्कोप है कि हम इन चीज़ों को वेबसाइट के थ्रू और आपके जो फेसबुक के थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि लेसिक और उसके मुतालिक जैसे आज क्या है, ऐसे मुख्तलिफ बीमारियों पर मैं अपने मैनेजमेंट से कहूँगा कि मुख्तलिफ बीमारियों पर मुख्तलिफ डॉक्टरों के साथ ये प्रोग्राम हो, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हो। और
दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि जो जो फिलेंथ्रोपिस्ट लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि लेसिक एक कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, लेसिक इज द स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो मैं मुखैर हजरात से ये अपील करूँगा कि ये जो सर्जरीज हैं, लेसिक सर्जरी या डायबिटिक के ऊपर हमारे लोग जो हैं वो ब्लाइंड हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बहुत जाइगेंटिक काम है जो एक दो बंदे या एक दो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को ये करना होगा। जैसे कि मैं अपनी जो माजी देख रहा हूँ कि मैंने जब 40 साल पहले मोतिया के ऑपरेशन के मुतालिक जब मैं कैंप करता था, तो उस वक्त हमारे कैंप में हज़ारों आदमी आते थे और जिनमें हमें सैकड़ों ऑपरेशन करने पड़ते थे। आज मुख्तलिफ तंजीमों के मल्टीपल आई कैंप्स करने की वजह से ये रेशो बहुत ही कम हुआ है माशाल्लाह। और आज ये पोजीशन आई है कि मेरी ज़िंदगी में ही मैंने ये देख लिया कि 40 साल के बाद आज मैं ये कहता हूँ कि अब पाकिस्तान में आई कैंप्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी प्रॉपर तरीके से आई कैंप्स होने चाहिए। इसी तरह आज मैं ये फिलेंथ्रोपिस्ट से कहूँगा कि ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत जाइगेंटिक मसला है और इसमें आप लोगों के डोनेशंस की, आप लोगों के ताउन की, आप लोगों की ज़कात की हाशमानिस फाउंडेशन को ज़रूरत है, क्योंकि हम वो हॉस्पिटल हैं, यस वी आर कमर्शियल हॉस्पिटल, लेकिन वी हैव गॉट टू बेस हॉस्पिटल, जो एक नॉर्थ कराची में और एक रनछोड़ लाइन में, जो हम ज़कात के पैसों से चलाते हैं और वहाँ पर जो भी ऑपरेशन मरीज़ आते हैं उनका हम ज़कात के पैसों से ही ऑपरेशन करते हैं। तो हमें और ये जो लेसिक का जो मसला है, मेरे पास इस वक्त तकरीबन 100-150 मरीज़ ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमें उनका, तो हम एज ए पर्सनल बेसिस पर मैं जिन लोगों को भी फ्री कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो आप अगर चाहें तो इस कार्य खैर में हिस्सा लें और डोनेशंस दें ताकि इन लोगों के ऑपरेशन हो सकें। इसके साथ शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा वक्तों में हम फिर मिलेंगे एक नई बीमारी के साथ आंखों की, और इंशाअल्लाह ताला आपको हम फिर एक अवेयरनेस पैदा करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सर। जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हाशमानिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के पेज से जिन लोगों ने हमें अभी लाइव ज्वाइन किया हुआ है, उन सब लोगों का भी बेहद शुक्रिया। आप सब लोगों के फीडबैक का हमें हमें इंतजार रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।